और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई एक खबर है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। तो सीएम धामी की मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस वार्ता हुई है। प्रेस वार्ता में धाकड़ धामी का धाकड़ ऐलान हुआ है। संज्ञान में आया भूमि क्रय संबंधी 2017 के नियमों का हो रहा उल्लंघन। नगर निगम क्षेत्र के बाहर 250 वर्ग भूमि खरीद सकता है कोई भी व्यक्ति। एक ही परिवार में अलग अलग नामों से भूमि क्रय किए जाने के मामले में ऐसे मामले भी संज्ञान में आए हैं। ऐसे प्रकरणों की जांच होगी। गलत पाए जाने वाले व्यक्तियों की भूमि होगी राज्य सरकार में निहित। उन व्यक्ति व संस्थानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो पर्यटन, शिक्षा, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं रोजगार सृजन। निवेश भी सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के मूल स्वरूप को नहीं दिया जाएगा बिगड़ने, ये सीएम धामी का कहना है। जमीनों का नहीं होने देंगे दुरुपयोग। सरकार भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। अगले बजट सत्र में वृहद भू कानून लाने का प्रयास करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दिलाता हूं विश्वास, ये कहना है सीएम धामी का। भू कानून का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी, इसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपसे बात करने वाला हूं उसमें है कि उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहां पर प्रचलित है। उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, इसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहां पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी जमीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी जमीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन जमीनें खरीदी हैं, वो सारी जमीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। और यह भी संज्ञान में आया है कि 2017 में जो इस कानून में जो बदलाव किए गए थे उसके जो परिणाम हैं वह भी बहुत सकारात्मक नहीं आए। जो पहले क्या था कि शासन स्तर पर उसकी अनुमति दी जाती थी, वो अनुमति जिलाधिकारियों को दे दी गई और उस जिला जो 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी वो खत्म कर दी गई थी। ऐसे जो प्रावधान हैं इनकी भी समीक्षा करेंगे और आवश्यक होगा तो इन प्रावधानों को भी समाप्त करेंगे, जिससे कि जो जमीनों की खरीद फरोख्त है, जमीनों की जो एक लैंड बैंक बनाने का और तमाम प्रकार से उसका दुरुपयोग जो हुआ है, इन सबको रोकना इसके पीछे हेतु है। और जिन लोगों ने भी जिस उद्देश्य से भूमियां खरीदी हैं, चाहे वो पर्यटन के लिए, उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जिन्होंने भूमि खरीदी और उसके बाद उस भूमि का उन्होंने उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया, ऐसी जमीनों का भी हम विवरण तैयार करा रहे हैं। और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी जिन्होंने जिस प्रयोजन से भूमि खरीदी और उसका उपयोग नहीं किया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी जमीनें भी राज्य सरकार में निहित की जाएंगी जो इन कानूनों के तहत जिस प्रयोजन के लिए ली गई थी लेकिन वो प्रयोजन उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके साथ साथ मैं एक बात और आप सबसे लोगों से कहना चाहता हूं, आप सबके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बचाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे ये कदम, इन कदमों से किसी भी ऐसे व्यक्ति या उन संस्थाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो निवेश करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में जिससे रोजगार का सृजन होता है, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। उनको बिल्कुल भी इसमें कतई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि उनको किसी प्रकार से इसका प्रभाव होने वाला है। मूल निवास जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और
अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर चूंकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है। इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लेखक आईएएस संजय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक बर्ड इन एंड अराउंड मसूरी पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में उत्तराखंड के पक्षियों के विस्तृत वर्णन के साथ ही उनका चित्रण भी किया गया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने उत्तराखंड में बर्ड वॉचिंग और इको टूरिज्म की बढ़ती संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और देश विदेश में इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड में भी इस प्रकार के आयोजन किए जाने की बात कही है। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसमें मसूरी के आसपास 150 पक्षियों का चित्रण और वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के लेखन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज विश्व टूरिज्म डे है और आज इस उपलक्ष्य के अंदर में जो उत्तराखंड की खूबसूरती है, जो नेचुरल ब्यूटी है, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, उसको मद्देनजर रख के आज एक बहुत सुंदर कार्य किया है कि बर्ड्स इन एंड अराउंड मसूरी के ऊपर में एक किताब का विमोचन किया गया है। ये संजय जी ने ये किताब लिखी है और इसके अंदर में तकरीबन 150 बर्ड्स जो इन एंड अराउंड मसूरी हैं, उनकी फोटोग्राफ, उनकी डिटेल्स बहुत ही विस्तार से दी गई है। इसके अंदर में बहुत गहरी खोज की गई है। आज हमने जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है उसका जो आज की थीम है वो पीस है, शांति। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त के देहरादून से, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक हुई है। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बीजेपी सदस्यता अभियान के पहले चरण को लेकर ये बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी के सभी मोर्चों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में उत्तराखंड सदस्यता प्रभारी बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय का मिला मार्गदर्शन। पहले चरण में लक्ष्य से अधिक लोग बने सदस्य। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बीजेपी से जुड़ रहे हैं सदस्य। पहले चरण में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 13 लाख से अधिक लोगों ने ली बीजेपी की सदस्यता। बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। उधर सदस्यता अभियान में लोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं हिस्सेदारी। पहले चरण में लक्ष्य से अधिक लोग बने हैं सदस्य, ये कहना है। बीजेपी सदस्यता अभियान का दूसरा चरण अब शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में भी इसी तरह से सदस्यता अभियान को और अधिक गति दी जाएगी। प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। कम सदस्यों वाले बूथों पर दिया जाएगा विशेष ध्यान, ये कहना है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनका। सदस्यता अभियान का प्रथम चरण की आज समीक्षा बैठक थी और मुझे बताते खुशी है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन सदस्यता 12,05,000 हो चुकी है। ऑफलाइन जहाँ मोबाइल फोन नहीं थे, ऐसे अभी प्रथम चरण में 1,09,000 की सदस्यता हुई। लगभग 13,14,000 हमारी सदस्यता अभी तक की उत्तराखंड में हो चुकी है। 3 बूथ ऐसे हैं जहाँ भाजपा को जितने वोट पड़े थे लोकसभा विधानसभा जो ज्यादा वोट थे वो उतने सदस्य बूथ हमारे बन गए। उन्होंने ऋषिकेश का बूथ क्रमांक 85, मेरा स्वयं का बूथ बद्रीनाथ विधानसभा बूथ क्रमांक 75 और विकास नगर का बूथ क्रमांक 8। ये ऐसे 3 बूथ हैं जहां अभी आज की समझ में आया है कि यहाँ पर भाजपा को जितना मत मिला था उतने सदस्य उनसे ज्यादा, 1-2 सदस्य ज्यादा हमारे सदस्य बने हैं। अब क्योंकि सदस्यता अभियान का दूसरा चरण हमारा प्रारंभ हो रहा है, 29 को मन की बात है,
हमने जो लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक बूथ पर हर कार्यकर्ता 100 सदस्य बनाएगा, तो अनेकों कार्यकर्ता बूथ पर गए। हमारे सभी बूथों पर 29 तारीख को भी संस्था का काम पूरा होगा और ऐसे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर संस्था गए हैं उनके 100 के संस्था उस स्थिति में हो जाए, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। उसके बाद आगामी दिनों के अंदर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, गांधी जयंती संस्था का कार्यक्रम रहता है। मुझे सभी कार्यकर्ता खादी का एक वस्त्र जरूर अनिवार्य रूप से खरीदेंगे और स्वर्गीय महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि रहेगी। इसके साथ साथ वो दिन भी हमारी संस्था के लक्ष्य का महत्वपूर्ण दिन होगा। उस दिन भी दूसरे बूथ पर, जिस बूथ पर हम 100 सदस्य बनने रहेंगे उसको हम करेंगे। और बाद में जो हमारा अक्टूबर का जो महीना है, अक्टूबर महीने के 2 रविवार 9 तारीख और 13 तारीख के जो रविवार हैं, इन रविवारों में हमने निश्चय किया है कि ऐसे बूथ जहाँ हमारी संस्था कम हुई है, नहीं हो पाई है, कि जो संख्या करते थे अनेकों स्थानों विभिन्न कारणों से संस्था नहीं होती है, इन 2 रविवारों के दिन भी उन बूथों पर जाकर हम अपनी संस्था का जो लक्ष्य है, प्रत्येक कार्यकर्ता इन महाअभियान में 100 सदस्य बनाएगा, लक्ष्य को आगे बढ़ेगा। हमारा सारा जो भी ऑनलाइन बन रहा है वो बकायदा उसका रिकॉर्ड आ रहा है, पर डे का रिकॉर्ड है, किस तारीख में कितने सदस्य बने हैं, 3 तारीख से लेकर और परसों 25 तारीख तो हमारा 25 तारीख से एक दिन की संस्था का हमारे पास है। कभी गति बढ़ी है, कभी कम हुई है। 25 तारीख को हमारी 1,42,000 की संस्था हमारी अकेले 25 तारीख के दिन हुई, उसका आंकड़ा भी तिथिवार प्रयास विज्ञप्ति में हम जारी करेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस भवन मसूरी में शहर कांग्रेस द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वसीम खान को उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, अंकित थापा को मसूरी विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष और अक्षत रावत को एनएसयूआई के अध्यक्ष बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव गोदावरी थापली, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा युवा कांग्रेस में जो दायित्व दिया गया है, इससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी और कांग्रेस परिवार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है और इनसे अपेक्षा है कि आने वाले छात्र संघ चुनाव के साथ ही युवा कांग्रेस प्रदेश की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी को और मजबूती प्रदान करेगी। और डीएम कर्मेंद्र सिंह ने आज हरिद्वार स्थित राजकीय मेला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि इस दौरान मेला हॉस्पिटल के वार्डों के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद से डीएम कमेंद्र सिंह मेला हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। डीएम कमेंद्र सिंह ने कहा कि निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई है। साथ ही हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी में सभी महत्वपूर्ण दवाइयां मौजूद हैं। डीएम ने निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल्स में एडमिट लोगों से भी बातचीत की। वहीं उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल्स में एडमिट लोग भी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। डीएम कमेंद्र सिंह ने कहा कि हॉस्पिटल में डिमांड के अनुरूप डॉक्टरों की कमी है और जिसकी पूर्ति के लिए शासन से अनुरोध किया जाएगा। मेला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है और सीएमएस साहब भी हमारे साथ में हैं। सभी वार्ड का निरीक्षण किया गया है, जो इनका ओटी है उसका भी निरीक्षण किया है और जो यहाँ पे लोग एडमिट हैं उनसे भी बात की गई है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं, साफ सफाई भी अच्छी मिली है और स्पेशली हमने इनका जो जहाँ पे दवाएं रखी जाती हैं उसको देखा है। तो उसमें जो भी आवश्यक दवाएं हैं, जैसे कुत्ता काटने की दवा है या सांप काटने की दवा, वो सारी दवाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे और कोई भी दवा एक्सपायरी की नहीं पाई गई है और साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक है यहाँ पे। और आम पब्लिक से बात की गई तो वो लोग भी संतुष्ट पाए गए। तो है उसको भी देखा हमने, काफ़ी साफ सुथरा है और मच्छरदानी वगैरह भी लगी हुई है उसके अंदर। तो हालांकि कोई अभी एडमिट नहीं है, तो फिलहाल तो अभी डेंगू का प्रकोप इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, अभी लोग एडमिट नहीं है यहाँ पे, लेकिन तैयारी पूरी है कि अगर कोई आता है तो उसकी पूरी इलाज उसका किया जाए, सुरक्षा दी जाए उसको। किसी भी चिकित्सक के साथ कोई अभद्रता मतलब स्वीकार नहीं की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी व्यक्ति। और एक और बड़ी खबर अब सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर विश्व पर्यटन दिवस पर सीएम धामी ने अभियान का शुभारंभ किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर विश्व पर्यटन दिवस पर सीएम धामी ने कार गार्बेज इको फ्रेंडली बैग वितरण अभियान का शुभारंभ किया है।
स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चलाई गई है अच्छी मुहिम। सीएम धामी ने कहा है स्वच्छता के प्रति जन जागरण का काम निरंतर चलते रहना चाहिए। सीएम धामी ने अभियान की सराहना की है। वहीं लोगों में स्वच्छता के प्रति आएगी जागरूकता। कार में गार्बेज बैग रखकर कूड़ा एकत्र करने से लोगों में पड़ेगी अच्छी आदत। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से किए जा रहे हैं कार्य। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने की दिशा में राज्य सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। स्वच्छता के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को आदर्श बनाने की दिशा में कर रहे हैं कार्य। आज बहुत से क्षेत्रों में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में राज्य को मिला प्रथम स्थान। राज्य में बेरोजगारी दर 4.4% घटी है, ये सीएम धामी का कहना है। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पर्यटन देवभूमि उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए मजबूत आधार है। पर्यटन प्रदेश के रूप में उत्तराखंड की देश और दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है। और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जोरों शोरों से अभियान जारी है। परवल रोड देहरादून में अवैध प्लॉटिंग को एई अभिषेक भारद्वाज, जेई मनवीर पवार, सुरेंद्र चौहान और सुपरवाइजर सतीश ने पुलिस बल की उपस्थिति में प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त किया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण की पैनी नजर है। अवैध प्लॉटिंग की सूचना पर प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वो प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करें। और हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक बदमाश फरार हो गया है। दरअसल देर शाम सिडकुल स्थित एकम्स कंपनी के बाहर आपसी कहासुनी के दौरान 2 बदमाशों ने गोली चला दी थी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए थे। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया और बदमाशों की तलाश में सिडकुल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि सिडकुल क्षेत्र में गोलीबारी की घटना के बाद से पुलिस लगातार संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखे हुई थी। चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, जिसके बाद से पुलिस ने उनका पीछा करते हुए उन्हें घेर लिया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और वो घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भिजवाया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि तीसरे फरार बदमाश की तलाश जारी है। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। देर शाम सिडकुल क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक फैक्ट्री में फायरिंग के दौरान 6 लोगों जो है इंजर्ड हुए थे। उनको पुलिस ने तत्काल हॉस्पिटल में भिजवाया था। उसी के बाद से ही ये जो फरार जो अभियुक्त थे ये लगातार फरार चल रहे थे और पुलिस इनके लिए लगातार चेकिंग कर रही थी। इनके वेयरबॉट्स को चेक किया जा रहा था। आज सुबह भी जब चेकिंग बदस्तूर जारी चल रही थी तो हरिद्वार में चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास में चेकिंग के दौरान ये आते हुए दिखाई दी है और इनके द्वारा जब पुलिस से बचने का प्रयास किया गया और पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। दोनों अभियुक्त, इसमें 2 अभियुक्त जो हैं इनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो इनके द्वारा फायरिंग में पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में ये 2 लोग घायल हुए हैं। इनको तत्काल हॉस्पिटल में भिजवाया गया है, जहाँ इनका उपचार चल रहा है। और जो कल का जो घटनाक्रम था उसमें आज 2 लोगों की अरेस्टिंग अभी की गई है। इसमें और भी अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी भी अरेस्टिंग इसमें कर दी जाएगी। मैं इसमें यह भी आपसे जरूर कहना चाहूँगा, इस प्रकार के जो घटनाक्रम है जो सीधे तौर पर पुलिस को चुनौती देते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और मैंने समस्त अपने क्षेत्राधिकारी और समस्त थाना इंचार्जों को बताया है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। इसमें एक आयुष तोमर नाम का एक व्यक्ति है जिस पर पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 307 के और अन्य अभियोग भी हैं। इनके और वेयरबॉट्स हम लोग पता कर रहे हैं जल्दी। इनके जो और इनके ऊपर और अभियोग के ऊपर और भी अगर अभियोग हैं तो इस पर पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। और अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अल्मोड़ा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर डीजीपी अभिनव कुमार पहुंचे हैं। तो अल्मोड़ा पहुंचे हैं डीजीपी अभिनव कुमार। पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण उन्होंने किया है।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों की है अपराध की समीक्षा उन्होंने यहां पर की है। महिला अपराध, नशे और साइबर अपराध के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने को कहा है। सैनिक सम्मेलन में कर्मचारियों की समस्याओं को उन्होंने सुना। समस्याओं के निराकरण के भी सख्त निर्देश देते हुए यहां पर डीजीपी नजर आए। महिला अपराधों, साइबर क्राइम और युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर लगाए रोक, उन्होंने कहा। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सोशल मीडिया एसओपी का पालन करने को कहा गया है। एकांत इलाकों में महिला सुरक्षा, लूट, चोरी, नशाखोरी पर रखें पैनी नजर। सीसीटीवी कैमरे की बढ़ाएं संख्या, अपराधों पर रखें कड़ी निगरानी। पुलिस आधुनिकीकरण के तहत प्रदेश में कई कार्य प्रचलित हैं। डीजीपी अभिनव कुमार ने ये कहा है, पुलिस के भवनों, कार्यालयों और अपग्रेडेशन कार्य गतिमान है। पुलिसकर्मियों के रहने के लिए अच्छे और सुविधायुक्त आवास और कार्यालय कराए जाएं उपलब्ध। साइबर ठगी वर्तमान में एक चुनौती बनकर उभरी है। साइबर ठगी का मुकाबला करना नितांत आवश्यक है। डीजीपी अभिनव कुमार ने ये बात कही है। साइबर ठगी के मामले पर करें त्वरित कार्रवाई। साइबर ठगों को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास करें, ये भी डीजीपी अभिनव कुमार का कहना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अल्मोड़ा दौरे के दौरान वो पहुंचे थे और अल्मोड़ा दौरे के दौरान उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कही है, जिसमें उन्होंने कहा है महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अपराध हो रहे हैं क्षेत्र में उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पुलिसकर्मियों के रहने की भी उचित व्यवस्था की जाए। तमाम सारी समस्याओं पर चर्चा करते हुए नजर आए और साथ ही जब लोगों की बातें उन्होंने सुनी तो कई समस्याओं का निराकरण उन्होंने मौके पर ही किया। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत में अपराधों की समीक्षा करते हुए नजर आए। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत में और यहां पर उन्होंने महिला अपराध, नशे और साइबर अपराध के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने की सलाह दी है। भी किया, यहाँ उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और कुछ इंडिविजुअल जो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई तो उनका शीघ्र निस्तारण करने का भी उनको आश्वासन दिया। साथ ही साथ पुलिस लाइन अल्मोड़ा का भी भ्रमण किया। वहाँ जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो निर्माणाधीन है, जो भवन निर्माणाधीन है, उनका भी मैंने निरीक्षण किया और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 2 महीने में अल्मोड़ा पुलिस लाइन में नए प्रशासनिक भवन और कुछ अन्य सुविधाओं का हम लोग लोकार्पण भी करवाएंगे। उसके बाद यहाँ नागरिकों से संवाद हुआ है विवेकानंद संस्थान में और उस संवाद में जो 3-4 मुख्य मुद्दे आए, ट्रैफिक की समस्या पे चर्चा हुई, ड्रग्स की समस्या पे चर्चा हुई, महिला संबंधी अपराधों के बारे में चर्चा हुई और यहाँ जो एक्स पैरामिलिट्री और एक्स सर्विसमैन रहते हैं उनकी समस्याओं के बारे में भी चर्चा हुई। तो इन चारों विषयों पे जो मेरी जनता की जो हमें सुझाव प्राप्त हुए थे उनको नोट किया गया मेरे द्वारा और इन पे जो हम लोग जो अभी कुछ विषयों पे हम ऑलरेडी हमारे यहाँ काम चल रहा है पुलिस मुख्यालय पे, उस पर मंथन चल रहा है और उसमें प्रस्ताव बनाने की कार्रवाई चल रही है और इन सभी विषयों पर आपको हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 6 महीने में आप धरातल पर सार्थक परिणाम हो। अल्मोड़ा जनपद हमारा मैं समझता हूँ कुमाऊं क्षेत्र की प्राचीन काल से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, मतलब पॉलिटिकल एक तरह से केंद्र रहा है, राजधानी रहा है, गढ़ रहा है और निश्चित रूप से जिस तरह से राज्य बनने के बाद अल्मोड़ा में 12 थाने हो गए हैं, तो हुआ है तो यहाँ पे अधिकारियों की कमी महसूस हो रही है और अब हम अगले 1 महीने में कोशिश करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद को कम से कम 1 एडिशनल एसपी और 1 सीओ अवश्य दिया जाए। मेरी समझ से कोई ऐसी घटना नहीं है, एक छोटी सी घटना को बढ़ा चढ़ा के उसको टूल देने का प्रयास किया जा रहा है और मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने एसएसपी नैनीताल को कहा है कि इस घटना की जांच पड़ताल की जाए और इस षड्यंत्र में जो भी लोग शामिल हुए हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके कार्रवाई की। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।